हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है तारिफ व्याना और आज हम फाइनली शुरू कर रहे हैं क्लास 9th के चैप्टर 8 जर्नी इनसाइड एटम। जिस चैप्टर को हमने अभी फिनिश किया है उसकी एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को करने में इतना ज्यादा मजा आने वाला ना आपको। क्यों? क्योंकि आज तक जो आपने क्वेश्चन किए वो ट्रेडिशनल क्वेश्चन थे। आपने सवाल लिखा, उसका एक रटा रटाया जवाब होता है, वो आप लिख देते हैं। लेकिन आपकी न्यू एनसीईआरटी, इसका नाम एक्सप्लोरेशन है, उन्होंने क्वेश्चंस के लेवल को इतना अच्छा कर दिया है जिससे आपको सोचने पे मजबूर होना पड़ता है। आप डायरेक्ट रट करके आंसर नहीं लिख सकते। सवाल पूछता ही ऐसे है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है, चीजें पता है, तो जवाब दे पाओगे। सिर्फ रटा रटाया जवाब आप दे नहीं पाओगे। तो ये खूबसूरती है इस किताब की। और इस किताब की सबसे फेवरेट पार्ट भी मेरा यही है कि इसमें क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से दिए गए हैं। तो चलिए, हम इस चैप्टर को पूरा A to Z खत्म कर चुके हैं। लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 लेक्चर इसके आए हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आई बटन पे जाएं, उन लेक्चर्स को पहले देखें ताकि आपका कंसेप्चुअल पार्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चंस कैसे करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे समझना है, वो सारी कहानी हम यहां सीखेंगे। चलिए, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में नाम लिखें, अटेंडेंस लगाएं और शुरू करते हैं आज की इस कहानी को पहले सवाल के साथ। रिफ्लेक्ट, रिवाइज एंड रिफाइन आपकी बैक एक्सरसाइज का नाम है। शुरू कर रहे हैं। पहला सवाल क्या? चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड एक्सप्लेन द रीजंस फॉर द करेक्ट एंड इनकरेक्ट ऑप्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्नेस्ट रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। अब सवाल क्या है? सवाल ने बोला मैंने आपको 4 स्टेटमेंट दे दी। क्या दे दी बेटा? 4 स्टेटमेंट। आपने बताना है इन चारों में से सही स्टेटमेंट कौन सी है और चारों में से गलत कौन सी है। और कोई स्टेटमेंट सही है तो क्यों है और कोई स्टेटमेंट गलत है तो क्यों है। किसके रिस्पेक्ट में? रदरफोर्ड के गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के रिस्पेक्ट में। अब इनके रटे रटाए जवाब हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रदरफोर्ड का गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट था क्या। उसके बाद ही आप जवाब दे पाएंगे, दे जवाब नहीं दे पाएंगे। सवाल मुश्किल नहीं है, सवाल बेहद आसान है, लेकिन सवाल डायरेक्ट नहीं है। आपको पहले कॉन्सेप्ट आना जरूरी है। तो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट क्या था? हम 30 सेकंड में इसको रिवाइज करते थे। देखो जरा बोर्ड पे ध्यान, ये देखो जरा। गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था? हमने एक गोल्ड की थिन शीट ली थी, यहां पे हमने रखे थे अल्फा पार्टिकल। क्या रखे थे बेटा? अल्फा पार्टिकल। अरे याद है कि नहीं है? अल्फा पार्टिकल की यहां से करवाई बम्बार्डमेंट। क्या करवाई बेटा? बहुत सारे पार्टिकल्स आके इस शीट को टकराए। अरे याद है कि नहीं है? थॉमसन के हिसाब से क्या होना चाहिए था? सर ये तो तरबूज जैसा था, अंदर सॉफ्ट सॉफ्ट मटेरियल होना चाहिए था, सारे पार्टिकल इसमें से क्रॉस कर जाने चाहिए थे, या तो हल्का फुल्का डिफ्लेक्शन होता या वो भी ना होता। लेकिन असली में क्या हुआ? यहां हमने क्या लगा दी? एक स्क्रीन। क्या लगा दी? एक स्क्रीन। लगभग पार्टिकल तो बिल्कुल सीधे पार चले गए, लेकिन कुछ पार्टिकल कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ ज्यादा से डिफ्लेक्ट हो गए, और 20,000 में से एक पार्टिकल तो अपने रास्ते को रिट्रेस करता हुआ वापस आ गया, जिसकी वजह से थॉमसन मॉडल फेल हो गया। डिटेल में पढ़ना है तो लेक्चर नंबर 2 या 3 में कहीं मिलेगा, जाके देख लीजिए। ये याद है तो सवाल का आंसर आ जाएगा। पहला सवाल, द एक्सपेरिमेंट क्लियरली शोड द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। क्या एक्सपेरिमेंट ने न्यूट्रॉन के बारे में कुछ भी बताया था? तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि सर याद करो, इसने तो न्यूट्रॉन का नाम ही नहीं लिया। इसने कहा था कि पार्टिकल टकरा रहे हैं, टकरा के थोड़े बहुत डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, या एक पार्टिकल टकरा के बिल्कुल वापस आ रहा है। इसका मतलब यह था कि वहां पर क्या था? न्यूक्लियस था। क्या था? न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन का जिक्र तो किया ही नहीं, उसकी तो खोज ही बाद में जेम्स चैडविक ने की। नेक्स्ट क्या है? द रिजल्ट्स डिस्प्रूव्ड द प्लम पुडिंग मॉडल एंड लेड टू द आइडिया ऑफ अ न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ एटम। ये बात बिल्कुल सही है। इन्होंने थॉमसन का मॉडल तो क्या किया था? रिजेक्ट कर दिया था, और नया मॉडल आया। कौन सा? न्यूक्लियर मॉडल। किसका था? रदरफोर्ड का। तो ये बात क्या होगी? बिल्कुल ट्रू हो गई। क्लियर है? तो बार बार कह रहा हूं बेटा, आपको कंसेप्ट आएगा तो सवाल आप कर दोगे इजीली। कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर, आपको एकदम एक्सपेरिमेंट याद आ जाना चाहिए। हाँ सर ने एक्सपेरिमेंट करवाया था, ये इसकी ऑब्जर्वेशन थी, ये इसके कंक्लूजन थे, उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। अगली लाइन पढ़ो। ए लार्ज डिफ्लेक्शन ऑफ फ्यू अल्फा पार्टिकल इंडिकेटेड दैट मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम एंड पॉजिटिव चार्ज आर पैक्ड इनटू अ टाइनी सेंटर, जिसका नाम ही तो क्या रखा था हमने? न्यूक्लियस। याद करो। इसने बोला कि ये हमें पता लग गया था कि अल्फा पार्टिकल जा रहा है, उनमें से 20,000 में से एक पार्टिकल टकरा के वापस आ रहा है। ये कब होगा? जब एक बहुत भारी चीज है जिसके सिर पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल के सिर पे चार्ज क्या था? पॉजिटिव था। वो भी क्या था? बहुत भारी था। उसको टकरा के वापस कौन भेज पाएगा? जो
खुद क्या होगा, बहुत भारी होगा और खुद पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। उसी का नाम तो रखा था कि आपने न्यूक्लियस। मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या होगी बेटा आपकी, ट्रू हो गई। क्लियर। लास्ट में क्या है, द वे अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड शोड दैट इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस। खुद बताओ, अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, किसको टकरा के, न्यूक्लियस को। क्या उससे पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं चारों तरफ? कैसी बात कर रहे हो, बिल्कुल आइडिया ही नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या होगी बेटा आपकी, फॉल्स। तो पहली स्टेटमेंट फॉल्स, दूसरी ट्रू, तीसरी ट्रू और चौथी फॉल्स। रीजनिंग बता चुका हूं सारी की सारी, लिखनी कैसे आपके सामने बोर्ड पे है, देखो जरा क्या दिख रही है सबको। पहली क्या इनकरेक्ट, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट शोड द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल डेंस एंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। कभी इसने बात न्यूट्रॉन की करी ही नहीं। दूसरे स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो ये सारी बातें आपको ऑलरेडी बता दी गई हैं। अगर आप चाहें तो इसको अपने नोट्स के अंदर फटाफट से लिख लीजिए या इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट, सेम कहानी थर्ड और फोर्थ के बारे में। थर्ड क्या करेक्ट, फोर्थ क्या इनकरेक्ट, सारी डिटेल बता चुका हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं सवाल संख्या 2 की तरफ। सवाल संख्या 2 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, और अगेन वैसे ही सवाल, करेक्ट और इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अब आपको क्या पता होना चाहिए, बोहर मॉडल। पहले सवाल क्या आते थे, बोहर मॉडल के पोस्टुलेट लिख दो, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट क्या होता है लिख दो। अब क्या आया, आपको बताना है, सोचना है कि बोहर के हिसाब से इनमें से कौन सी बातें सही हैं और कौन सी बातें गलत है। आपका तुक्का चलेगा नहीं। चलिए पहली चीज, इलेक्ट्रॉन लूज एनर्जी वाइल मूविंग इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट एंड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। याद करो, अगर आपको याद हो तो रदरफोर्ड के मॉडल में कमी थी। रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि सेंटर में न्यूक्लियस है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं घूम रहे हैं घूम रहे हैं घूम रहे हैं। मैक्सवेल ने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, कोई भी एनर्जी ऐसी व्यक्ति जिसके पास क्या हो, चार्ज हो, क्या हो, इसके पास चार्ज हो, जब एक्सेलरेट करता है, क्या करता है, एक्सेलरेट, तो धीरे धीरे एनर्जी को लूज करेगा, एनर्जी को लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन आके न्यूक्लियस में गिर जाएगा। ये ड्रॉबैक था किसका, रदरफोर्ड का। लेकिन जैसे ही बोहर मॉडल आया, बोहर ने क्या बोला, ये न्यूक्लियस है, साइड में कुछ रास्ते बने हैं, सड़कें बनी हैं, जिनके ऊपर कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन, और उनकी एनर्जी क्या है, फिक्स। और ड्यूरिंग इस रिवोल्यूशन जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वो कभी एनर्जी ना तो लूज करता है ना तो गेन। अगर लूज करेगा तो नीचे की शेल में आएगा, गेन करेगा तो ऊपर की शेल में आएगा, और दोनों शेल के बीच में भी रह नहीं सकता। जहां रास्ता है सिर्फ वहीं रहता है। नहीं पढ़ा तो जाके दोबारा इसको पढ़ लो। क्लियर। अब देखो पहली चीज क्या, इलेक्ट्रॉन लूज एनर्जी व्हाइल मूविंग इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट एंड स्लोली फॉल इनटू न्यूक्लियस। बिल्कुल गलत बात है। अगर ऐसा होता तो कभी भी ये कोई एटम आपका स्टेबल होता ही नहीं। क्लियर। इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट एनीवेयर अराउंड द न्यूक्लियस विद नो फिक्स्ड एनर्जी। ये भी गलत हो गया। याद करो मैंने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा, कुछ स्पेशल सड़कें बनी हुई हैं जिनकी एनर्जी क्या है, फिक्स है, वहीं रहेगा, उसके अलावा कहीं रह नहीं सकता। ये भी क्या हो गया, फॉल्स। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट ऑफ फिक्स्ड एनर्जी। ये बिल्कुल सही बात है, याद है कि नहीं है, कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक फिक्स एनर्जी के ऑर्बिटल में घूमेंगे विदाउट लूजिंग एनर्जी। बेहतरीन बात, बिल्कुल सही। यही तो पोस्टुलेट है किसका, बोहर का। इसी लाइन पे तो बोहर खेल गया था और नया एटॉमिक मॉडल दे गया था। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड बिटवीन एनर्जी लेवल एज दे मूव अराउंड द न्यूक्लियस। बिल्कुल गलत बात है। मैंने भी बताया आपको क्या, कि इलेक्ट्रॉन दो एनर्जी लेवल के बीच में रह नहीं सकते। जो सड़कें बनी हैं उन्हीं पे घूमेंगे, उनके बीच में आ नहीं सकते। सड़क से दूसरी सड़क पे जाना तो एनर्जी गेन करके ऊपर वाली में जाएगा और लूज करके नीचे वाली में आएगा। चलिए इनके आंसर्स कैसे लिखने हैं वो भी मैंने यहां लिख दिए हैं। फटाफट से इसको लिख लो या स्क्रीनशॉट लो, वीडियो पॉज करके लिख लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए क्या चारों पॉइंट हो गए हैं, आगे आए। सवाल संख्या 3 बहुत ज्यादा सिंपल सवाल लिख रहा है। द कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ 3 एटॉमिक स्पीशीज एक्स, वाई एंड जी आर गिवन एज फॉलो। ठीक है, एक्स है, वाई है और जेड। नंबर ऑफ प्रोटॉन एक में 18, एक में 17, एक में 17। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक में 19, एक में, अरे पूछ क्या रहे हो, ये तो बताओ। एक्सप्लेन द रिलेशन। अच्छा, वाई और जेड का रिलेशन बताना है और जेड और एक्स का रिलेशन देख लेते हैं। मैं फटाफट से इसको दोबारा लिख लेता हूं। एक्स है, वाई है और जेड है। इसका मैं लिखता हूं एटॉमिक नंबर, इसका मैं लिखता हूं मास नंबर। बस मेरा इतने से काम चल जाएगा। क्यों चल जाएगा अभी देखो जरा। एक्स के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, याद करो मैंने सिखा चुका हूं। नंबर ऑफ प्रोटॉन ही क्या होते हैं बेटा, जल्दी बोलो। नंबर ऑफ प्रोटॉन ही क्या होते हैं आपके, नंबर ऑफ प्रोटॉन ही होते हैं आपके क्या, एटॉमिक नंबर। क्या होते हैं बेटा, एटॉमिक नंबर। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना आ गया, 18। कितना आ गया, 18। नेक्स्ट का कितना है, 17। नेक्स्ट का कितना है, 70। नेक्स्ट क्या है, मास नंबर। कैसे निकालूंगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दे रखे हैं सर, क्या दे रखे हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। याद करो मास नंबर क्या होता है, मैंने सिखाया हुआ है। मास नंबर क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ, बेटा जी क्या होता है,
न्यूट्रॉन। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा, मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर 18, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं बेटा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सर गिवन है 19। बोलो 18 + 19 कितना हो गया, यहां 18 यहां 19। अच्छा पहले जोड़ लिख लेते हैं फिर जोड़ लेंगे। नेक्स्ट के पास न्यूट्रॉन कितने हैं, एक के पास 18 है और एक के पास 20 है। लो जी, एक के पास कितने हैं 17 + 18, एक के पास कितने हैं 17 + 20। बोलो कितने हो गए, 9 और 8 कितने हो गए 17, 37, 8 और 7 15, 35, ये कितना हो गया 37। क्या सबका मास नंबर आ गया, ये क्या है बेटा सबका मास नंबर। कैसे निकाला, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ दिया, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। इसने बोला किस किसका रिलेशन मांगा, वाई जेड, जेड और एक्स, वाई एंड जेड, एक्स एंड जेड, क्या रिलेशन है। वाई और जेड में कुछ कॉमन है क्या, सर सबको दिख रहा है वाई और जेड का एटॉमिक नंबर क्या है, सेम। एटॉमिक नंबर क्या है, सेम, लेकिन मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। ऐसे लोग जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो, ये तो डेफिनेशन बन गई है। किसकी डेफिनेशन बन गई, याद करो, जिसका एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, मतलब ये क्या है आपस में, आइसोटोप। याद है कि नहीं, ये मैंने कहा था आइसोटोप की डेफिनेशन याद करना, एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर क्या होंगे, आइसोटोप। दूसरा क्या है, एक्स एंड जेड, एक्स एंड जेड क्या कॉमन है, 18 एटॉमिक नंबर, 17 एटॉमिक नंबर, 37 मास नंबर, 37 मास नंबर। ऐसे लोग जिनका मास नंबर सेम हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, वो क्या कहलाते हैं, आइसोबार्स। क्या कहलाते हैं बेटा, आइसोबार्स। रिवाइज कर लेना, तुरंत देखते ही आंसर आया, तो मैंने समय लगाया तुम्हारे लिए, 1 सेकंड में देखते ही आंसर आने चाहिए इस तरह के। बोलो कर लोगे, चलिए आगे बढ़िए। सवाल संख्या क्या आ गया मेरे पास, 4। What conclusion did Rutherford draw about the position and characteristics of atoms positively charged part based on the few alpha particles that bounced back or were deflected as large angle in the gold foil experiment? जैसा सवाल पहला था लगभग वैसा ही है। इससे बोला रदरफोर्ड ने क्या क्या कंक्लूजन निकाले कि पॉजिटिव चार्ज कहां है और मास कहां है अपने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे। सबको पता है क्या क्या थे, फटाफट से देखो सर। पहला कंक्लूजन, द एटम हैज अ वेरी स्मॉल डेंस एंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट इट्स सेंटर। सबको पता है एटम के सेंटर में क्या है, एक बहुत ज्यादा डेंस और पॉजिटिवली चार्ज चीज जिसका नाम क्या रख दिया, न्यूक्लियस। दूसरा, मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या है, एटम का लगभग सारा मास कहां है, न्यूक्लियस में। याद करो मास किसकी वजह से आता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों कहां रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। द न्यूक्लियस ऑक्यूपाइज वेरी स्मॉल वॉल्यूम एज कंपेयर्ड विद द होल एटम। मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस का वॉल्यूम एटम से बहुत ज्यादा कम होता है। अगर एटम में क्रिकेट का स्टेडियम है तो उस क्रिकेट के स्टेडियम के बीच में एक दाल का दाना रख दो तो दाल के दाने जितना क्या है आपका न्यूक्लियस है। क्लियर। तो न्यूक्लियस क्या है, सेंटर में एक डेंस बहुत छोटी सी चीज है जिसके अंदर सारा का सारा क्या है, मास। सारा सारा क्या है, मास, और उसका वॉल्यूम क्या है, बहुत कम एज कंपेयर टू एटम। लास्ट चीज, लार्ज डिफ्लेक्शन एंड बाउंसिंग बैक अकर व्हेन अल्फा पार्टिकल केम वेरी क्लोज टू द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। इसने बोला कि लार्ज डिफ्लेक्शन क्यों हुई, 20,000 में से एक पार्टिकल वापस क्यों आया, क्योंकि वो उस न्यूक्लियस के बहुत नजदीक पहुंच गया। न्यूक्लियस में क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अल्फा पार्टिकल में क्या है, पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस क्या है, लगभग सारा मास लेके बैठा, मतलब बहुत भारी है। अल्फा पार्टिकल क्या है, बहुत भारी। पास जाएगा क्या होगा, सेम चार्जेस, लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल, ये रिपल्शन हुई और एकदम वापस आ गया। क्लियर। तो न्यूक्लियस के बहुत पास जाने की वजह से अल्फा पार्टिकल में इतनी ज्यादा हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिली। चलिए सवाल संख्या 5 क्या कहता है, जल्दी देखो। 5 कहता है एक्सप्लेन एंड अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द करेक्ट chronological order to show how atomic model have evolved over time। अच्छा, अब कितने प्यारे सवाल हैं, क्या आप इसको रट सकते हो क्या? आपको जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ना कि पहले क्या डिस्कवर हुआ, फिर क्या डिस्कवर हुआ, फिर क्या डिस्कवर हुआ, एक आपको प्रॉपर कहानी याद होनी चाहिए कि यहां तक हम पहुंचे हैं साइंस में तो कैसे पहुंचे हैं। उसके बिना यह सवाल नहीं हो पाएगा। कौन सा मॉडल पहले आया, कौन सा मॉडल बाद में आया, मैं इसको बिना देखे बता सकता हूं। याद करो, पहला मॉडल कौन सा पड़ा था, थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। वो फेल हुआ तो कौन आया, रदरफोर्ड। कौन आया, रदरफोर्ड। वो फेल हुआ तो कौन आया, बोहर। बोहर फेल हुआ तो कौन सी आई, क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी। याद है कि नहीं है, लास्ट लेक्चर में करवाई थी, देखो जरा।
पहला क्या है, बोहर्स मॉडल प्रपोज्ड दैट इलेक्ट्रॉन मूव इन फिक्स ऑर्बिटल अराउंड द न्यूक्लियस ईच विद अ डेफिनेट एनर्जी, बात सही है, मतलब बोहर मॉडल आया। थॉमसन मॉडल डिपिक्टेड द एटम एज ए प्लम पुडिंग विद द इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन द स्फीयर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज। सर सबसे पहली तो यही थ्योरी आई थी, याद करो। तो सबसे पहले कौन सा है बेटा, नंबर 1 पे थॉमसन मॉडल। क्या है बेटा, थॉमसन्स मॉडल। बोलो क्लियर है। क्या उसके बाद मेरे पास बोहर आ गया था क्या, नहीं, उसके बाद कौन आया था, रदरफोर्ड मॉडल प्रपोज दैट एटम हैव अ डेंस सेंट्रल न्यूक्लियस। ये कब आया, नंबर 2 पे। तो नंबर 2 पे क्या है मेरे पास, रदरफोर्ड्स मॉडल। क्या है बच्चे, रदरफोर्ड मॉडल। अच्छा, इसके बाद कौन आया, नेक्स्ट क्या है, डाल्टन्स मॉडल डिस्क्राइब एटम इंडिविजुअल पार्टिकल। अच्छा, ये पहले हुआ था कि बाद में हुआ था, ये तो सर थॉमसन से ही पहले हुआ था। ये क्या हुआ, थॉमसन से भी पहले। तो ये तो एटम की डिस्कवरी हुई थी ना, एटम की डिस्कवरी के बाद ही तो हमने क्या पढ़ा, एटॉमिक मॉडल। तो इससे भी पहले कौन आया बेटा, डाल्टन। कौन आया बेटा, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। लो भाई, तो नंबर 1 पे कौन हो गया, मेरे नंबर बदल गए, ये नंबर 1 पे हो गया, ये नंबर 2 पे हो गया, ये नंबर किस पे हो गया बच्चे, 3 पे हो गया। इसके बाद वाला किस पे होगा, 4 पे कौन आया, बोहर। कौन आया बेटा, बोहर्स मॉडल। क्लियर। तो स्टेटमेंट्स कैसे लगाऊंगा, सबसे पहले क्या आएगी, नंबर 4, फिर कौन आएगा नंबर, पहले 4 नंबर स्टेटमेंट, फिर कौन सी आएगी, नंबर 2 वाली, फिर कौन आएगी बेटा, नंबर कौन सी आएगी, 3 वाली, फिर कौन सी आएगी, नंबर 1 वाली। क्या इस तरह की ऑर्डर लगा लेंगे। ये सवाल आपका दिमाग खोलते हैं। आपको अच्छे से चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या रिसर्च हुई, कब कब हुई, कैसे कैसे हुई, किस किस ने क्या क्या बातें कही। उसके बिना हमारा काम नहीं चल रहा हुआ। सवाल आसान है लेकिन सोच के करने पड़ेंगे, ऐसे नहीं रट पाओगे आप। क्लियर। चलिए, सवाल संख्या 6 क्या कह रहा है, देखिए जरा। इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स। यस, ये किसने बताया, याद करो, ये मुझे बताया था, किसने, सर बोहर ने बताया था। Why do they not fly away from the atom? Explain what keeps them attracted to the nucleus. कहता है कि इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड कौन घूम रहा है, तेज 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 तेज, कौन घूम रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ क्यों, ऐसे उड़ क्यों नहीं जाता, ऐसे ऐसे घूम रहा, उड़ जाए, इधर उड़ जाए, इधर उड़ जाए, उड़ क्यों नहीं रहा। अरे बोलो भाई, एटम न्यूक्लियस के अराउंड कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन। ये उड़ के इधर या इधर या इधर क्यों नहीं जा रहा है, ऐसा क्या है जो इसको रोक के रखता है। इसको रोक के रखता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या रोक के रखता है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। न्यूक्लियस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। आपस में क्या होती है, अट्रैक्शन। घूमते 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 क्या होती है, अट्रैक्शन। साथ में जनरेट होता है क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या जनरेट होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। उसकी वजह से क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट होके रहते हैं और इलेक्ट्रॉन उड़ के जाता नहीं है। वही बात मैंने यहां भी लिख दी है। क्या बात है, देखो जरा। इलेक्ट्रॉन डू नॉट फ्लाई अवे बिकॉज देयर इज अ स्ट्रॉन्ग, कौन सा फोर्स बच्चे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस विच कंटेन प्रोटॉन। न्यूक्लियस में क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन में क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो कौन सी अट्रैक्शन होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। दिस अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ये क्या, किसकी तरह काम करेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या होती है, जो सब चीजों को सेंटर की तरफ खींचती है। इलेक्ट्रॉन यहां होगा तो भी सेंटर की तरफ खींच रहा है, यहां है तो भी न्यूक्लियस को सेंटर में खींच रहा है, यहां है तो भी इसको न्यूक्लियस सेंटर में खींच रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो सबको सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। इट कीप्स द इलेक्ट्रॉन बाउंड टू द एटम एंड मूविंग इन देयर सर्कुलर ऑर्बिट, और उड़ने से बचा लेता है। बहुत सिंपल जवाब, बहुत सिंपल सवाल। अगला सवाल क्या कहता है, सवाल संख्या 7। assertion the discovery of subatomic particle helped in understanding the atomic structure। very true, बिल्कुल सही बात है। अगर मुझे सब एटॉमिक पार्टिकल मिलते ही ना तो मैं क्या देखता, एटम के अंदर क्या क्या, कुछ भी नहीं था। तो सब एटॉमिक पार्टिकल के बाद ही मैंने एटम की और ज्यादा पढ़ना शुरू किया। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम। क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, बिल्कुल सही बात है। एटम में बराबर होती है, आयन में बराबर नहीं होती। मतलब एक न्यूट्रल एटम है तो उसमें क्या है, बराबर। क्या ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से लिंक्ड हैं। ये डिस्कवरी की बात कर रहा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या की, आपस में लिंक्ड नहीं है। तो मेरा आंसर क्या होगा, दोनों बातें ट्रू तो है लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. Both assertion and reasons are true, but R is not the correct explanation for A. अच्छा, बहुत सारे बच्चे यहां फंसते हैं, कहते हैं कि सर
पता तो लग जाता है कि असर्शन ट्रू है कि फॉल्स है, रीजन ट्रू है कि फॉल्स है। ये नहीं पता लगता कि असर्शन से रीजन से असर्शन एक्सप्लेन हो रही है कि नहीं हो रही। तो इसका सिंपल सा हैक है, आपने असर्शन पढ़ ली, ट्रू फॉल्स लिख दिया। आपने रीजन पढ़ लिया, ट्रू फॉल्स, ध्यान सुन लो, रीजन पढ़ लिया, उसको क्या लिख दिया, ट्रू या फॉल्स। आप असर्शन को एक हाथ से छुपा दो, सिर्फ रीजन पढ़ो। असर्शन को एक हाथ से छुपा दिया, सिर्फ क्या पढ़ा, रीजन। क्या रीजन पढ़ के कहीं भी हमें पहले वाली बात समझ में आ रही है? अगर सिर्फ रीजन पढ़ के पहले वाली बात समझ में आ रही है या लिंक हो रही है तो उसका एक्सप्लेनेशन है, अदरवाइज एक्सप्लेनेशन नहीं है। जैसे मैं इसको छुपा दूं, पहली बात को क्या पढ़ा मैंने, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या इससे कुछ भी सेंस बन रहा है? कोई बात का कोई सेंस नहीं बनना, मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं है। आगे बढ़िए, सवाल संख्या 8 क्या कहता है, जल्दी जल्दी देखो जरा। मैग्नीशियम is essential for many biological processes, okay जी, including muscle contraction. For an atom of magnesium with a mass number of, magnesium का mass number कितना है, 24 and atomic number 12, very very important information। mass number कितना है, 24 और atomic number कितना है, 12। determine the number of protons, electrons and neutrons and electrons and also illustrate the arrangement of electron in, अरे बहुत ज्यादा आसान सवाल है, ये तो हम 70 बार कर चुके हैं, पॉज एंड पॉन्डर में कर लिए, ऐसे तो कम से कम 10 सवाल कर दिए होंगे। देखो जरा क्या पता लग गया हमें, जल्दी बोलो बेटा, पता क्या लगा, एटॉमिक नंबर कितना है, 12। मास नंबर कितना है बेटा, जल्दी बोलो सर, 24। जल्दी बोलो, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, जो एटॉमिक नंबर होता है वही क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, कितने आ गए, 12। और याद रखना, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर किसके होते हैं, याद करो, एटम तो न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो बताओ बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, इलेक्ट्रॉन कितने आ गए हैं, 12। इससे ये पता लग गया। अब क्या रहेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस कर दो, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। बोलो भाई, मास नंबर कितना, 24, एटॉमिक नंबर कितना, 12, कितने आगे बेटा, 12। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, 12, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 12, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने, ये भी कितने हैं बेटा जी, 12। बोलो कोई दिक्कत। लास्ट में क्या बोला, इलस्ट्रेट द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मैग्नीशियम एटम, सॉरी, मैग्नीशियम एटम में कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन बैठे हैं। तो बहुत ही आसान है, याद करो, मैंने क्या कहा था, कितने इलेक्ट्रॉन है, 12 को अरेंज कर दो, के शेल में कितने, एल शेल में कितने, एम में कितने और एन में कितने। के में कितने आते हैं सर, 2 आते हैं, डाल दिए। एल में कितने आते हैं सर, 8 आते हैं, डाल दिए। 8 और 2 कितने हो गए, 10, बचे कितने, 2, ये कहां जाएंगे, एम शेल में। बना लो। सेंटर में क्या होगा मैग्नीशियम का, न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, बना दी। बोलो, फर्स्ट शेल यानी के शेल, कितने इलेक्ट्रॉन सर, 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन 1, इलेक्ट्रॉन 2, इसमें कितने, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इसमें कितने सर, 2 इलेक्ट्रॉन, बन गया मैग्नीशियम। बोलो कुछ मुश्किल है क्या, अरे बहुत मुश्किल सवाल है क्या, बिल्कुल जवाब बिल्कुल सिंपल सवाल है, एकदम चिंदी चिंदी सवाल, कर लोगे बोलो। चलो बढ़ो आगे, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सवाल संख्या 9, फाइंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द एलिमेंट्स शोन इन फिगर 8.17। इन सब के बारे में ये सब इंफॉर्मेशन बतानी है। ओके जी, ठीक है जी, बना लेते हैं, देखते हैं जरा। पहले केस में क्या है, 1 2 3 टोटल एटम कितने हैं, नेम ऑफ एलिमेंट बताना है, सिंबल बताना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है। चलो देखते हैं, पहला क्या जल्दी आओ, टोटल नंबर ऑफ, नेम है ना एलिमेंट का, हाँ पहला क्या है, नेम ऑफ एलिमेंट, नेम। दूसरा क्या पूछा है इसने, अभी बना देंगे 1 सेकंड के अंदर अंदर। सेकंड क्या पूछा है, सिंबल, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सिंबल बता देंगे जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता देंगे जी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये भी बता देंगे जी। नेक्स्ट क्या पूछा इसने, वैलेंसी पूछी है। क्या पूछी है बेटा, वैलेंसी। अब ध्यान रखना, यहां तुम सब कुछ सीख जाओगे, अगर तुमने लेक्चर नहीं भी लगाया ना तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी, किसकी वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी निकालते कैसे हैं, फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन और लास्ट में एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन और लास्ट में एटॉमिक नंबर। बस इतना सा काम करना है। पहला बंदा, एक एक करके सारे देखेंगे। पहला बंदा क्या कहता है, पहले बंदे के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, ये जो ब्लू वाले हैं क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये ब्लू वाले क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन। ये सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस। सेंटर में क्या है बेटा, न्यूक्लियस।
ये कौन सी शेल है? पहली शेल होती है के। ये कौन सी शेल है बेटा? एल। क्लियर? इसकी देखो, इसमें 3 शेल हैं, एक शेल के, दूसरी शेल एल, तीसरी शेल एम शेल। बोलो किसी को दिक्कत इसके अंदर? कर पाएंगे? अभी सीख जाओगे। एक बंदे को पकड़ लिया, टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? 3। जितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है बेटा उतनी ही प्रोटॉन की संख्या होती है। मैं इसको लिख देता हूं। लो जी, इलेक्ट्रॉन हो गए 3, पता लग गए, प्रोटॉन भी हो गए 3, और नंबर ऑफ प्रोटॉन ही बराबर किसके होता है? एटॉमिक नंबर के। नंबर ऑफ प्रोटॉन ही बराबर किसके होता है? एटॉमिक नंबर के। जल्दी देखो, बहुत आसान सवाल है। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। देखो जरा, पहली में कितने? 2, दूसरी में कितने? 1। तो लास्ट शेल कौन सी है? दूसरी शेल इसकी लास्ट शेल। तो जब ये पूछता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल कितने हैं? 1 है। वैलेंसी क्या होता है? ये स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, गेन करेगा। इसके बाद 2 ऑप्शन, या तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। मैंने सिखाया था ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल कहता है कि हर एलिमेंट चाहता है कि उसकी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। कितने हो? 8 इलेक्ट्रॉन, या 1 भी ना हो, या तो 1 भी ना हो या तो 8 हो। अब 8 करने के लिए 7 गेन करने पड़ेंगे या फिर 1 लूज कर दे। मैं क्या चाहूंगा? 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो वैलेंसी के आगे इसकी 1, वैलेंसी के आगे बेटा इसकी 1। कोई दिक्कत इसके अंदर? अब ये +1 है कि -1 है? जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हो तो पॉजिटिव होती है, गेन करते हो तो नेगेटिव होती है। क्या होगी आपकी? +1। 3 एटॉमिक नंबर पे कौन सा एलिमेंट है? जल्दी बताओ। मैं पहले ये सब निकालूंगा, लास्ट में निकालूंगा। एटॉमिक नंबर क्या है? 3। एटॉमिक नंबर 3 पे एक ही बंदा हो, कौन? लिथियम। कौन होगा बेटा? लिथियम। लिख दो जी। सिंबल क्या है? Li। बोलो किसी को कोई तकलीफ इसके अंदर? अब ऐसे ऐसे करके मैंने कितने एलिमेंट लिखने हैं? 4। जल्दी देखो, नेक्स्ट फटाफट से। सबसे पहले क्या बताओगे इसके बारे में? सबसे पहले बताओगे इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? जल्दी वो गिनो, जल्दी मेरे साथ साथ गिनो। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 7। जल्दी से लिख देते हैं। इलेक्ट्रॉन 7 है तो जल्दी बताओ प्रोटॉन भी कितने हैं? सर 7 हैं। एटॉमिक नंबर भी कितना है? 7। और 7 एटॉमिक नंबर किसका होता है? जल्दी बोलो। नाइट्रोजन का। किसका होता है बेटा? नाइट्रोजन का। बोलो नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है? N। बचा क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी। देखो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5। लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई है? 5। 5 है और 8 करने हैं या 0 करने हैं? 0 करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, और अगर 8 करने 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। आसान क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना। क्या आ जाएगा? -3। नेक्स्ट देखो फटाफट से। अब आसान लग रहा है ना? अगला खुद से करो। देखो जरा, सबसे पहले क्या करूं? टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 यहां पे हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 13। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। क्या क्या मिल गई? इलेक्ट्रॉन की संख्या 13, इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या भी 13, एटॉमिक नंबर भी 13। एटॉमिक नंबर 13 पे कौन होता है? एल्यूमिनियम। कौन होता है बेटा? एल्यूमिनियम। मैंने कहा था याद कर लेना 30 तक याद होने ही चाहिए। सिंबल Al। लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन देखो जरा कितने हैं? 1। ये लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, ये लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, और ये भी लास्ट शेल का। कितने हो गए बेटा? 3। कितने हो गए बच्चे? 3। लो जी, अब बताओ 3 इलेक्ट्रॉन है, या तो 8 बनाए या 0 कर दे। 8 बनाने के लिए 5 लेने पड़ेंगे, 0 करने के लिए 3 देने पड़ेंगे। आसान क्या है? 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना कि 3 इलेक्ट्रॉन देना? 3 देना आसान है। मतलब वैलेंसी क्या होगी इसकी? +3। नेक्स्ट लास्ट एलिमेंट कौन सा रहेगा? जल्दी देखो, आओ आओ जल्दी देखो फटाफट फटाफट। कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 9। फटाफट लिख दो। 9 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब प्रोटॉन भी कितने हैं? 9 है सर। एटॉमिक नंबर भी कितना है? 9। एटॉमिक नंबर 9 किसका होता है? फ्लोरीन का। किसका होता है? फ्लोरीन का। सर आपको कैसे याद है बेटा? मुझे बहुत साल हो गए याद करते करते। तुम भी 8 10 15 20 बार याद करोगे तो हो जाएगा, कुछ मुश्किल है ही नहीं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7। कितने हैं बेटा? 7 इलेक्ट्रॉन। लिख दो भाई, 7 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ 7 को 8 करना है या 0 करोगे तो 7 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, 8 करोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। आसान क्या? 1 इलेक्ट्रॉन लेना, मतलब वैलेंसी क्या आ गई? -1। ये वैलेंसियां बहुत काम आएंगे जब बड़ी क्लास में जाओगे। क्या इतने गाने क्लियर है? तो क्या मैंने सीख लिया? सबसे पहले क्या निकाले? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मुझे डायग्राम दे रखा था, इजी है। इलेक्ट्रॉन के बराबर क्या होते हैं? प्रोटॉन। वो दोनों किसके बराबर होते हैं? एटॉमिक नंबर के। अब एटॉमिक नंबर मिल गया। वैलेंसी क्या होती है?
कितने इलेक्ट्रॉन देगा या कितने इलेक्ट्रॉन लेगा। और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन मतलब जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है उनका नाम क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट सवाल, सवाल संख्या क्या है मेरे पास 10। बोथ रदरफोर्ड एंड बोहर्स मॉडल हैव इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस, व्हाई डिड रदरफोर्ड मॉडल फेल टू एक्सप्लेन एटॉमिक स्टेबिलिटी व्हाइल बोहर मॉडल सक्सीडेड। बेटा आपको ध्यान हो तो ये बात हम थोड़ी सी देर पहले कर चुके हैं। मैंने अब क्या कहा था, रदरफोर्ड ने कहा था कि मेरे पास एक न्यूक्लियस है जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, और उसको साइंटिस्टों ने क्या जवाब दिया कि घूम तो रहा है ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या कहती है कि कोई भी चार्ज्ड बॉडी अंडर एक्सेलरेशन क्या कर रही होगी, एनर्जी को लूज, तो एनर्जी लूज करेगा तो तेरा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लूज करता 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 न्यूक्लियस के अंदर आके गिर जाएगा, डाई कर जाएगा, और इस सबको होने में समय लगेगा 10⁻⁸ सेकंड, 10⁻⁸ यानी कि बहुत बहुत मतलब एक सेकंड का भी कितना हिस्सा हो गया, 1/10⁸वां हिस्सा। क्लियर, तो इतने में इलेक्ट्रॉन मर जाएगा, और इलेक्ट्रॉन अंदर गया तो इसका मतलब एटम जिंदा नहीं है। तो ये इसका जवाब नहीं दे पाए थे। लेकिन जब बोहर मॉडल आया तो बोहर ने एक बात कही, क्या बोला कि ये न्यूक्लियस है, साइड में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और उसने बोला मेरा इलेक्ट्रॉन एक फिक्स एनर्जी के ऑर्बिटल में घूमेगा, ना तो एनर्जी लूज करेगा ना तो एनर्जी गेन करेगा। लूज करेगा तो ऑर्बिट चेंज करेगा, और अगर गेन करेगा तो भी ऑर्बिट चेंज करेगा, और दो ऑर्बिट के बीच में रह नहीं सकता। इस तरह से बोहर ने समझा दिया, लेकिन रदरफोर्ड समझा नहीं पाए। तो वही बात मैंने यहां भी लिख दिया, क्या अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी any charged body under acceleration like an electron moving in a circular orbit must constantly emit electromagnetic radiation। हमेशा से उसको क्या करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करना पड़ेगा by losing energy। in the Rutherford model the revolving electron would continuously lose energy and eventually spiral into the nucleus making the atom highly unstable। तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए था कि ये न्यूक्लियस है, यहां पर इलेक्ट्रॉन घूमता 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 एक दिन इसके अंदर आके गिर जाना चाहिए था। क्लियर, लेकिन बोहर ने क्या कहा, बोहर ने कहा कि मेरा इलेक्ट्रॉन तो एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है जिसकी एनर्जी क्या बिल्कुल फिक्स। तो बोहर मॉडल सक्सीडेड बाय प्रपोजिंग अ न्यू रूल, क्या इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन अ सर्टेन स्पेशल डिस्क्रीट ऑर्बिट्स कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट, या जिनका नाम हमने एनर्जी लेवल्स भी रखा था। While moving in these specific orbits, electrons do not radiate energy, एनर्जी को लूज नहीं करते हैं। They only absorb or emit energy when jumping between these fixed state। एनर्जी को सिर्फ एब्जॉर्ब और एमिट सिर्फ तब करेंगे जब इन स्टेट्स के अंदर वो अपने आप को चेंज कर रहे होंगे, या तो ऊपर से नीचे आएगा या नीचे से ऊपर जाएगा। इसीलिए ये एटम की स्टेबिलिटी को बता पाए थे। क्या इतनी कहानी में क्लियर है? किसी को यहां तक कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल संख्या 11 क्या कहता है, An atom 70x has 31 electrons. How many neutrons are there in its nucleus? अरे इतना ज्यादा आसान सवाल है, देखो जरा क्या बोल दिया इसने। अगर किसी एटम के सिर पे कुछ लिखा हुआ है मतलब वो क्या है उसका, जल्दी बताओ, मास नंबर। तो x एक एलिमेंट है, इसका मास नंबर बोलो कितना है बेटा, मास नंबर है सर 70। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा 31। याद करना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर किसके होता है, एटॉमिक नंबर के। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, याद करो सर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर होते हैं क्या, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। बोलो मास नंबर कितना 70, एटॉमिक नंबर 31, बचा कितना 39 ही क्या गए हैं न्यूट्रॉन। बोलो मुश्किल है क्या, बेहद आसान सवाल है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दी मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन मिल गए, प्रोटॉन मिल गए मतलब एटॉमिक नंबर मिल गया। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते क्या है बेटा, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो, या कह दो मास नंबर में से नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर कहूं, या फिर क्या कहूं इसको, नंबर ऑफ प्रोटॉन कहूं। एक ही तो बात है, क्योंकि मास नंबर किससे मिलकर बनता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से। अगर प्रोटॉन हटा दूंगा तो बच क्या जाएंगे, न्यूट्रॉन बच जाएंगे। बेहद आसान सा, ऐसे सवाल आ जाए तो मजा ही आ जाए। अगला सवाल, An atom has 79 proton and mass number 197. Okay, calculate the number of neutrons and the number of electrons। अब इसमें फिर से क्या निकालना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एकदम आसान। देखो जरा गिवन क्या है, गिवन 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 नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं बेटा 79। मतलब ये क्या है आपका, यही क्या है आपका बेटा एटॉमिक नंबर, कितना हो गया 79। याद करो मैंने कितने बार कह दिया आपको। पहले सेकंड क्वेश्चन करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो बोलो कितना हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर किसके हो गए हैं 79 की। तो आंसर मिला ही हुआ है। दूसरा क्या बेटा, नंबर ऑफ क्या निकालने हैं
इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे बेटा? मास नंबर में से माइनस कर दो नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो वो क्या जाएगा आपका? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मास नंबर कितना है? 197 गिवन है, माइनस क्या कर दो इसमें? 79। कितना बच गया बेटा? जल्दी बोलो। 73 में से 9 गया तो 8, कितना बच गया? 8 में से 7 गया तो 118 क्या आ गया मेरे पास? न्यूटन। इतना आसान सवाल, सेम पहले जैसा। अगला सवाल जल्दी जल्दी आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्लीट द टेबल। टेबल कंप्लीट क्या पूछ लिया इसने? अरे तो बहुत ही आसान है, देखो जरा, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान ध्यान दो। टेबल कैसे कंप्लीट करेंगे हम? एटॉमिक नंबर दे दिया, मास नंबर पूछ लिया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेम ऑफ एलिमेंट। बहुत ज्यादा आसान है। तो बेटा ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, इधर देखो। एटॉमिक नंबर कितना? 5। मैंने कितनी बार कहा है, जो एटॉमिक नंबर है वही क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन। लो जी, कितने हो गए? 5। वही क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए? 5। मास नंबर क्या होता है? जल्दी बोलो। मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जोड़ दो। प्रोटॉन कितने? 5, न्यूट्रॉन कितने? 6, मतलब कितना आ गया आंसर? 11। कितना आ गया? 11। और 11 पे जो एलिमेंट उसका नाम क्या होता है? सर सोडियम। क्या नाम होता है? सोडियम। कुछ मुश्किल है क्या? अगला सवाल, एटॉमिक नंबर निकालना है, मास नंबर कितना है? 14। मास नंबर कितना है? 14। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। अगर इलेक्ट्रॉन 7 हैं, इलेक्ट्रॉन 7 हैं, इसका मतलब प्रोटॉन भी कितने हैं? 7। प्रोटॉन भी कितने हैं? 7। और अगर मास नंबर कितना है? 14, प्रोटॉन कितने हैं? 7, तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 7। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे? 14 माइनस 7 बराबर किसके आ गया है? 7। बंदा कौन है? नाइट्रोजन। बहुत सिंपल, बहुत आसान है। तो मास नंबर 24, नंबर ऑफ प्रोटॉन 12। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन 12 है तो मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए? सर 12 हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 12। इसका मतलब एटॉमिक नंबर भी क्या हो गया है? सर 12 हो गया है। तो बताओ जल्दी से, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? 24 माइनस 12 कितने हो गए? 24 माइनस 12 बराबर कितने हो गए बेटा? 12। 12 नंबर पे कौन होता है? मैग्नीशियम होता है। कौन होता है बेटा? मैग्नीशियम। कौन होता है बेटा? मैग्नीशियम। नेक्स्ट आओ जल्दी से, एटॉमिक नंबर कितना? 15। इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हो गए? 15। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए? 15। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 16। इसका मतलब आपका मास नंबर क्या हो गया? 15 प्लस 16 बराबर कितना हो गया? 31। 15 नंबर पे कौन सा एलिमेंट होता है? जल्दी बोलो। फॉस्फोरस। कौन सा होता है बेटा? फॉस्फोरस। कैसे याद होंगे सर? याद करने पड़ेंगे 1 से लेकर 30 तक। पीरियोडिक टेबल से आप सारे के सारे एटॉमिक नंबर के साथ एलिमेंट के नेम और उनके सिंबल याद करेंगे। मास नंबर 1, अरे मास नंबर 1 तो एक ही बंदे का होता है, याद करो, जिसपे एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता। कौन? मास नंबर 1। न्यूट्रॉन की संख्या 0, मतलब प्रोटॉन कितने आ गए? 1। ये तो देखते ही पता लग जाना चाहिए कौन है? हाइड्रोजन। हम सबका प्यारा कौन है? हाइड्रोजन। पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट। लो जी, तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर भी क्या है इसका? 1। क्या इस तरह की टेबल बना लोगे? बहुत स्पीड में बना सकते हो। अब इसमें कोई मुश्किल है ही नहीं, आपको सिर्फ 1-2 कॉन्सेप्ट याद करने। क्या? कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर, तीनों बातें एक ही हैं। और मास नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर? किसी को दिक्कत इसके अंदर? चलिए आगे बढ़िए। सवाल संख्या 14 यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अमन वॉज डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम विद हिज क्लासमेट्स। ओके, ड्यूरिंग द डिस्कशन ही लर्न दैट एन एलिमेंट एक्स हैज अ मास नंबर ऑफ 35। अरे सीधा ही बता दो यार, तुम घुमा फिरा के बात कर रहे हो। एक्स का मास नंबर कितना है? 35 एंड कंटेन 18 न्यूट्रॉन्स। 18 क्या है उसमें? न्यूट्रॉन्स। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके बेटा, मास नंबर 35 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 18 है। इसका मतलब तुम क्या निकाल सकते हो? नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या निकाल? नंबर ऑफ प्रोटॉन। बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? ये लो, मैं यहां निकाल दे रहा हूं। मास नंबर कितना है भाई साहब? मास नंबर कितना है? 35। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं बेटा? 18। तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं दे रखे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दे रखे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 18। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे बेटा? मास नंबर माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ गया? 17। तो प्रोटॉन कितने हो गए? 17। अगर प्रोटॉन 17 है तो इसका मतलब क्या हो गया? कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे बेटा? 17। अब चेक करो क्या पूछ रहा है। पहली चीज क्या पूछी भाई साहब ने? पहली चीज, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन कितने आए मेरे पास? 17, कोई दिक्कत ही नहीं। प्रोटॉन कितने आए? 17, कोई दिक्कत ही नहीं। एटॉमिक नंबर भी कितना आएगा? वही होता है एटॉमिक नंबर भी, कितना? 17।
आइडेंटिफाई द एलिमेंट एक्स। अब 17 नंबर पे कौन सा एलिमेंट होता है मुझे तो याद है, तुम देख लो अपना। कौन? क्लोरीन होता है बेटा। कौन होता है बेटा? क्लोरीन होता है। नेक्स्ट क्या है? राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखोगे जल्दी बताओ, मैंने सिखाया हुआ है आपको। सबसे पहले क्या आएगा? के में कितने इलेक्ट्रॉन? के एल एम एन। टोटल इलेक्ट्रॉन 17। कितने? 17। के में कितने जाएंगे? 2 जाएंगे। एल में कितने जाएंगे? 8। 8 और 2 क्या होते? कितने हो गए? 10। एम में कितने बच गए? 7। यही क्या होगा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। चाहो तो ड्रॉ भी कर लो। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? जल्दी देखो, लास्ट शेल यानी कि एम शेल में कितने? 7। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए बेटा? इसके 7 आ गए। नेक्स्ट क्या है? वट विल बी द मास नंबर इफ 2 न्यूट्रॉन्स आर एडेड टू इट्स न्यूक्लियस। 2 न्यूट्रॉन ऐड कर दो। पहले मास नंबर कितना है? पहले मास नंबर है 35। पहले मास नंबर कितना है? 35। न्यूट्रॉन ऐड करने से मास नंबर बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा। कितने हो जाएंगे बेटा? 37। कितना हो जाएगा? 37। मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर 2 न्यूट्रॉन बढ़ गए तो पहले से मास नंबर 2 बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन बढ़ते तो मास नंबर पर कोई असर ना पड़ता। वट विल बी द रिलेशन ऑफ एक्स विद द न्यू एटम? अच्छा, जो नया एटम बना और पुराने एटम में क्या रिश्ता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन तो क्या है? सेम। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? सेम। बदला क्या? मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? सेम। एटॉमिक नंबर क्या है? सेम। मास नंबर क्या है बेटा? याद करो, डिफरेंट। जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो, प्यारे बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं? जल्दी बोलो। एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, क्या कहलाता है वो? सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, क्या होता है? जल्दी बोलो। आइसोटोप्स। क्या होता है बेटा? आइसोटोप्स। तो एक्स का और नए एटम का क्या रिश्ता है आपस में? आइसोटोप है। क्लियर? आगे बढ़िए। हम पहुंच गए हैं सवाल संख्या 15 पे और प्रोबेबली ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर के एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का। तो जितनी कहानियां हमने करी हैं आई होप आपको समझ में आ रही हैं। अगर आपको बीच में कोई कहानी समझ नहीं आई, किस सवाल के आंसर में डाउट है, आपको लगता है कुछ और पूछना है, तो कमेंट सेक्शन में जाएं और उस डाउट को अपना क्लियर करें। मैं कोशिश करूंगा आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई करने का। क्लियर? और अगर आपको इस सीरीज से कोई हेल्प मिल रही है, कुछ समझ में आ रहा है, हाँ हमें क्वेश्चंस भी हो गए, चैप्टर भी समझ में आ गया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके इसे शेयर भी करो। चलिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इन एन एटम देयर आर 12 प्रोटॉन्स एंड 12 न्यूट्रॉन्स। 12 प्रोटॉन है बेटा, 12 ही क्या है? न्यूट्रॉन। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इन द न्यूक्लियस, now imagine that all of electrons are replaced with some hypothetical, ये क्या सवाल है? particles that have the same charge। अच्छा, चार्ज तो कैसा है? इलेक्ट्रॉन के जैसा है, बट आर 500 टाइम हैवियर, लेकिन इलेक्ट्रॉन से 500 गुना क्या है? भारी। व्हाट इफेक्ट विल दिस रिप्लेसमेंट हैज ऑन एटम? अच्छा, एक एटम है जिसके न्यूक्लियस में 12 क्या है? प्रोटॉन। 12 ही क्या है उसमें? न्यूट्रॉन। 12 प्रोटॉन, 12 ही न्यूट्रॉन। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो सारे रिप्लेस कर दिए एक नए पार्टिकल से जिसका चार्ज तो इलेक्ट्रॉन के जितना है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, नए पार्टिकल पे भी नेगेटिव चार्ज, लेकिन मास उससे 500 गुना ज्यादा है। लेकिन मास उससे 500 गुना ज्यादा है। अब हमें बताना है एटॉमिक नंबर पे क्या असर आएगा। बेटा, एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर बराबर किसके होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज हुए? नहीं हुए। तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर क्या रहेगा? विल रिमेन सेम। एटॉमिक नंबर क्या रहेगा बेटा? पहले जितना सेम रहेगा। दूसरा सवाल, एटॉमिक मास। अच्छा, अब यहां पे आप फंसोगे। आपको लगेगा ये भाई साहब कह रहे हैं मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। वो तो चेंज हुए ही नहीं, तो इसका मतलब सर ये भी चेंज नहीं होना चाहिए। यह है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? पूरे एटम का मास। अगर मैं इलेक्ट्रॉन से 500 गुना ज्यादा कोई भारी चीज डाल दूं, इसका मतलब मास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो एटॉमिक मास बढ़ेगा, मास नंबर चेंज नहीं होगा। तो एटॉमिक मास क्या होगा बेटा? विल इंक्रीज, क्योंकि एटम का पार्ट तो मेरा कौन है बेटा? इलेक्ट्रॉन भी तो है ना। अब आ गया मास नंबर। अब क्या आ गया? मास नंबर। अब मास नंबर क्या होता है? मैं वही तो समझाने की कोशिश कर रहा था। मास नंबर क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। पहले भी कितने थे? 24। अब भी कितने हैं? 24। मतलब क्या है ये? रिमेन सेम। इन पे कोई असर नहीं डल रहा होगा।
क्या इतनी कोई दिक्कत इसके अंदर? सिंपल कहानी। ओवरऑल चार्ज क्या रहेगा? ओवरऑल चार्ज क्या रहेगा बेटा? 0। मतलब क्या रहेगा? न्यूट्रल। ऐसा क्यों कह रहे हो सर? क्योंकि उसने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन को जिसने रिप्लेस किया उसका चार्ज तो इलेक्ट्रॉन के जितना ही है, और जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, जितना प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव उतना इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव। तो ओवरऑल एटम क्या रहता है? हमेशा न्यूट्रल रहता है। मैंने ऐसा कोई इसमें पार्टिकल नहीं डाला जिसकी वजह से चार्ज चेंज हो सके। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके सामने। क्या इतनी कहानी हमें क्लियर है? तो यहां पर आते आते हमारी आज की ये जो लेक्चर है ये कंप्लीट होता है, और इसी के साथ जर्नी इनसाइड एटम हमारी कंप्लीट होती है। हमने शुरुआत कहां से की थी? हमने शुरुआत की थी एटम क्या होता है, मैटर क्या होता है, और अंत कहां किया? हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया जिसके अंदर हमने एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को चेंज कर दिया। तो वो हमारी भी एक जर्नी रही इनसाइड द एटम की। अगर आपको इस जर्नी में मजा आया, आपको क्वेश्चंस भी समझ में आए, आपको थ्योरी भी समझ में आई, आपको लगता है कि हमारी किताब में से अब कोई क्वेश्चन नहीं रहा है, अपने यूटी अपने मिड टर्म बहुत आसानी से दे पा रहे होंगे, तो प्लीज चैनल को शेयर करें, जितना हो सके सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाएं। अभी के लिए इतना हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया एंड बाय बाय।